हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी के बहुत ज्यादा कहने पर हम एक और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं, क्योंकि इस टाइम अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको देने वाला है आपके पेपर में। भाई, जो हमारी तैयारी है वो तो हमने प्रैक्टिस कर ही लिया है। महज जो भी टाइम बचा खुचा है थोड़ा बहुत, उसमें भी आप थोड़ा प्रैक्टिस और कर लीजिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्वेश्चन का पैटर्न समझना। ठीक, इससे बहुत ज्यादा आपको भैया हेल्प मिलती है आपके पेपर में। चलिए बच्चों, आज हम एक और बायोलॉजी के न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको बाद में वीडियो के अंत में कमेंट कर देना है भैया कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2025 के लिए बायोलॉजी का पेपर रहने वाला है, एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित होगा। और बायोलॉजी का पेपर, जैसा कि हमने भी पहले भी आपको बताया है कि 70 नंबर का रहने वाला है बच्चों, क्योंकि 30 नंबर जो हैं वो आपके भैया प्रैक्टिकल प्लस वाइवा से मिलाकर होते हैं। ठीक है, ये पेपर का सेट नंबर यहां पर दिया रहेगा और ये पृष्ठों की संख्या इधर देगा। अनुक्रमांक आपका रोल नंबर पेपर में यहां फिल करना होगा और नाम यहां पर। ठीक है, नाम चिन्ना स्वामी, मुत्तो स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, है ना ये नाम। ठीक है, तो भैया अपना नाम कोई लिखना है बच्चों। और समय सबके लिए सेम होगा, 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट तो आपको स्टार्टिंग में दिया जाएगा कि पहले पेपर को पढ़ लो, फिर उसके बाद भैया आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहां पर दिया रहेगा कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है और सभी प्रश्न अनिवार्य है, इतना याद रखना। और यहां पर भैया जहां पर जरूरत होगी आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। क्या होगा भैया? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि साल्विया, सैल्विया लिखा गया तो वही साल्विया है। ठीक है, साल्विया में कह रहा है कि परागण होता है, तो साल्विया में कैसा परागण होता है? तो भैया किस टाइप का परागण होता है? विकल्प आपके सामने है बच्चों, जल परागण अर्थात जल द्वारा, या फिर वायु द्वारा, या कीटों द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो साल्विया है भैया, साल्विया में कीट परागण होता है। ठीक है, साल्विया में कीट परागित पौधों के नाम अभी इसके पहले में भैया जो MCQS बताया था उसमें बताया था भाई, जैसे ये हो गया, ठीक है, अंजीर वगैरह है ना, गूलर, तो उसमें हो गया ये, इन सब में कीट परागण होता है, साल्विया हो गया। अगला क्वेश्चन भैया कि टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक, सब बताया है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम में कह रहा है AAXO, ठीक, एक्स यहां पे O दर्शा रहा है कि एक अपूर्ण है, खाली है। ठीक है, मतलब एक कम है, या फिर AA फिर XYY, फिर या फिर AAXXY, या फिर AAXXX। ठीक है, तो भैया कौन सा विकल्प हो जाएगा? वो हो जाएगा ये, क्योंकि टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या भैया 44 + X हो जाती है और एक ये आपका रिक्त रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है भैया, ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा। तो ये बड़ी काम की चीज है दोनों क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भैया कह रहा है कि एड्स रोग का कारक है। तो एड्स जो रोग होता है उसका कारक क्या है? किस कारक के द्वारा ये रोग फैलता है या फिर ये रोग होता है? विकल्प है भैया आपका परमाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है कवक, चौथा है विषाणु। तो भैया ये क्या है? एक वायरस के द्वारा होने वाला रोग है भैया, एड्स। ठीक, क्योंकि एड्स में कौन सा वायरस होता है? HIV वायरस। HIV की पहचान या जांच के लिए भी ये कौन सा टेस्ट होता है? याद है ना, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, इसका फुल फॉर्म भी बताया है। ठीक है, तो HIV वायरस होता है, ये हो जाएगा एड्स रोग का कारक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भैया आपके 4
बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें से ये चौथा है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है कि आरएनए अणु में थायमीन विस्थापित होता है। जो भैया कह रहा है कि आरएनए अणु होता है उसमें थायमीन विस्थापित होता है, तो किसके द्वारा होता है? विकल्प आपका है ग्वानिन द्वारा, या फिर कह रहा है यूरेसिल द्वारा, या फिर भैया साइटोसिन द्वारा, या फिर एडेनिन द्वारा। तो भैया आरएनए में कह रहा है कि जो अणु आरएनए अणु में थायमीन की जगह कौन ले लेता है? तो भैया यूरेसिल ले लेता है। क्योंकि आरएनए में कौन होता है भैया? तो जो आरएनए होता है, आरएनए में भैया एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, यूरेसिल होता है, ये इतने होते हैं। जबकि भैया डीएनए में याद रखना, क्योंकि नाइट्रोजन क्षार भी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, प्लस थाइमिन होता है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ठीक है भैया, मतलब आरएनए में और डीएनए में। ठीक, समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब आते हैं भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनको कहा जाता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय या फिर इन्हीं को निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो भैया दूसरे में ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले होंगे। ठीक है, कितने नंबर भैया? तो सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले। कह रहा है कि अनिषेक जनन की परिभाषा दीजिए। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन क्या होता है? कि भैया ऐसा जनन जिसमें बिना संलयन के फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो वो उस फल को कहते हैं, तो मतलब ये निर्माण होता है, तो ये जो घटना कहलाती है भैया, क्या कहलाती है? अनिषेक फलन, क्योंकि बिना निषेचन के ही होता है। ठीक, अनिषेक फलन, और ऐसे फल को अनिषेक फल कहते हैं। जैसे भैया केला भी आपका अनिषेक फल में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि डाउन सिंड्रोम क्या है, टिप्पणी लिखिए। अब देखिए 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से हमको लिखना है। तो लिखेंगे डाउन सिंड्रोम, भैया डाउन सिंड्रोम लिखेंगे कि जब क्या होता है 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में, 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में भैया 1 की वृद्धि हो जाए। ठीक है, 1 की वृद्धि हो जाती है, तो इस रोग को कहा जाता है डाउन सिंड्रोम। अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1 कह सकते हैं, या फिर भाई 47 कह सकते हैं, क्योंकि टोटल गुणसूत्र भैया 46 होता है, अर्थात 23 जोड़ी, इसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, 47 हो जाता है। और इसको एकादि सूत्रता के अंतर्गत रखा गया है, और इसी को मंगोली जड़ता भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कोडान जो है AUG के 2 कार्य। तो भैया कोडान AUG के कह रहा है 2 कार्य लिखिए। सबसे पहला भैया क्या होता है, ये हमने बताया है कि मिथियोनिन को कोडित करता है, और दूसरा भैया इसके 2 कार्य और लिखा दे रहे हैं, और एक ये क्या करता है, एक होता है भैया फार्मिल मिथियोनिन को कोडित करना। ठीक, को कोडित करना, ठीक है, ये इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्मों की जैव विकास में क्या भूमिका होती है? मतलब जो जैव विकास होता है, जैव विकास के क्षेत्र में जो जीवाश्म होते हैं, यानी जीवों का जो अंश होता है, ठीक, जैसे हड्डियां हो गई या उनका कोई अंश और हो गया, तो वो जैव विकास में मतलब उसकी क्या भूमिका होती है? तो भैया ध्यान देना, तो जीवाश्म का जैव विकास में क्या होता है, इससे जीवों की संरचना व रहन सहन का पता चलता है। मतलब ये सब चीज जान जाते हैं कि भैया इनकी, देखिए भाई डायनासोर क्योंकि विलुप्त बहुत पहले हो चुके थे, लेकिन इनका जब जीवाश्म मिला तो इतने बड़ी बड़ी मतलब उनकी हड्डियां थी, ढांचे को तैयार किया गया, और ढांचे से ही भाई एक अनुमान लगाया गया कि हाँ इतने बड़े बड़े हुआ करते थे।
बाकी एक्चुअल में किसने देखा है। ठीक, तो वही चीज है कि इससे उनकी मतलब संरचना के बारे में पता चल जाता है कि भैया किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर हुआ करती थी, या फिर उनका रहन सहन कि भैया वो कैसे रहते थे, ठीक, किस कारण विलुप्त हो गए, बहुत सारी चीजें हैं। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन भैया कि डीएनए का आणविक चाकू क्या है। ठीक, अब डीएनए का आणविक चाकू क्या है, तो भैया जो क्या कहते हैं रिस्ट्रक्शन होता है ना, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, अर्थात प्रतिबंधन एंडो न्यूक्लियेज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को ही रासायनिक चाकू या क्या कहते हैं आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं, चाहे आणविक चाकू मतलब आणविक कैंची कहा जाए या फिर भैया रासायनिक चाकू कहा जाए। ठीक है, ये किसको कहते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को। ठीक है, चलिए ये काम की चीज है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। हो गया ना, वैसे कोई जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी, क्योंकि अब वैसे भी आपको युद्ध पे जाना ही है। ठीक, एक ही दिन में, 1-2 दिन में। अब देखिए भैया मतलब लघु उत्तरी प्रश्न में अब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 होगा लघु उत्तरी, ये पार्ट 1 होगा। सारे क्वेश्चन यहां आपके 2 नंबर वाले होंगे। कितने नंबर वाले भैया, 2 नंबर वाले होंगे। कह रहा जनन की अच्छी विधि कौन सी है, जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो भैया ध्यान देना, अगर हम बात करें तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है, तो ये है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन है। ठीक है, हालांकि ये पहले वाले चैप्टर एक लैंगिक अलैंगिक जनन था, वो कट गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा प्लांट से रिलेटेड है, इसलिए भाई हम यूं कह सकते हैं कि ठीक इस टाइप का क्वेश्चन मतलब आपका पहले चैप्टर से बिलोंग करता है जो कट गया है चैप्टर। लेकिन ये थोड़ा बहुत आपका जो प्लांट्स है, ठीक, पादपों में लैंगिक जनन वहां से भी बिलोंग करता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जनन की बात आई है ना, तो लैंगिक जनन होता है। और कह रहा है क्यों है, तो भैया क्योंकि इससे संतान में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाना। अब भैया पराग कोश याद करो, ठीक है, किसको, लघु बीजाणुधानी। तो भैया लघु बीजाणुधानी, इसको अगर याद करो भैया 5 नंबर वाले क्वेश्चन में हमने करवाया है। पराग कोश की संरचना पहला ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो इसका नामांकन, हालांकि यहां तो चित्र ही बनाना है। ठीक, क्योंकि चित्र बनाना है, जो इस तरह से फिगर बनाए हैं ना, याद है कि नहीं भैया, इस तरह से ऐसे ऐसे करके संरचना बनी है इस तरह से। ठीक है, देख लेना वही फिगर। अब देखिए अगला है कि प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए। प्रभाविता और अप्रभाविता होता क्या है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच में भैया संकरण कराया जाता है, ठीक है, या क्रॉस कराया जाता है, तो भाई जो पीढ़ी मतलब जो क्या कहते हैं F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं, और इस घटना को प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं वो अप्रभावी लक्षण होते हैं, और ये अप्रभाविता कहलाता है। तो बस वही, क्योंकि 2 नंबर में कितना लिखना है, बस दोनों का परिभाषा समझो लिख देना है। कह रहा है कि भैया क्या सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं। बिल्कुल नहीं मिलते हैं भैया। ठीक है, ये नहीं मिलते हैं, तो हो जाएगा नहीं। ठीक है, नहीं हो जाएगा। ठीक, यहां पर तो क्या करके पूछ लिया था बस। अगर ये भी पूछ लेता कि किस में मिलते हैं, तो ये कुछ जीवाणुओं में होते हैं भैया। ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ जीवाणुओं में मिलते हैं या उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव सूचकांक किसे कहते हैं। भैया देखिए जैव
सूचक अंग है, सूचक मतलब सूचक अंक कह रहा है, सूचकांक, सूचक धन अंक, ठीक, सूचकांक। तो जैव सूचकांक क्या होता है, जिसमें जो क्या होता है, जिसके द्वारा जैव विविधता, पर्यावरण, जीवों के संरक्षण आदि की जानकारी मिलती है, वो जैव सूचकांक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सारे भैया आपके जो लघु उत्तरीय पार्ट 1 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत सारे क्वेश्चन याद रखना आपके कितने नंबर वाले होंगे, 2 नंबर वाले। अब आ जाएंगे भैया हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी लघु उत्तरीय आपका पार्ट 2, ठीक है। लघु उत्तरीय पार्ट 2, जो लघु उत्तरीय पार्ट 2 होगा, ये 2 है, यहां कहां एच लिख दिया गया है भैया, ये आपका लघु उत्तरीय पार्ट 2। अब यहां से लघु उत्तरीय जो पार्ट 2 होगा भैया, सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले। अब यही क्वेश्चन सबसे लेंदी होता है और यही पूरा का पूरा समझो आधे से ज्यादा टाइम यही लेगा पेपर में, क्योंकि भैया क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में कितने भैया आपके टोटल मिला के 12 क्वेश्चन बनेंगे, और 12 के हिसाब से देखें तो भैया हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 36 नंबर का आएगा। और ये बात हम हर पेपर में आपको बताते चले आए हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन दिया गया, एक प्रारूपिक मतलब प्रारूपिक बीजांड की संरचना। तो बीजांड की स्ट्रक्चर भैया एक चित्र वाली जो वीडियो है, महत्वपूर्ण चित्र देख लेना, है ना। तो उसमें बीजांड इस तरह से बनता है, ठीक है, इस तरह से हाँ बनाया गया है भैया, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो वाली वीडियो देख लेना जिसमें बीजांड की स्ट्रक्चर को बताया गया है, ठीक। अगला है भैया रुधिर वर्ग पर टिप्पणी लिखिए। रुधिर वर्ग क्या होता है, तो ये आपको बता देना है कि भाई रुधिर वर्ग क्या है। अब रुधिर वर्ग कितने प्रकार का है ना। तो यहां पर कितना है, ए है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, तो ये आपको बता देना है तो रुधिर वर्ग के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है और लिंग गुणसूत्र की इसमें क्या भूमिका होती है। तो भैया मनुष्य में अगर हम बात कर लें तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर यूं कह लें हम 23 जोड़ी कह लें, है ना भैया, 23 जोड़ी कह सकते हैं। जिसमें से बात करें तो जो 22 जोड़ी या फिर 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं भैया कायिक या दैहिक गुणसूत्र, कायिक या जिसको दैहिक कहा जाता है। और ये जो गुणसूत्र होते हैं भैया ये स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, स्त्री पुरुष में ये गुणसूत्र समान होते हैं। और जबकि जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है भैया, जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है या 2 गुणसूत्र होते हैं वही लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। जो पुरुषों में XY होता है और स्त्रियों में दोनों XX होता है। और जब वही चीज भैया कि जब यहां से 22 जोड़ी अर्थात जब 44 और प्लस पुरुष का एक X मादा के एक X से मिल जाएगा तो इस तरह से लड़की का जन्म हो जाएगा। फिर जब 44 प्लस 1 पुरुष का भैया मतलब मादा का X पुरुष का Y, तो जाकर के ये 44 प्लस XY यानी लड़के का जन्म होगा। तो ये पूरा लिख देना। और वैसे भी हमने इसको टिप्पणी वाले में करवाया है, लिंग निर्धारण क्वेश्चन नंबर आपका मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन में या 3 नंबर वाले में आपने देखा होगा, पता होगा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डीएनए अंगुली छाप क्या है। हाँ एक चीज और पूछा था कि लिंग गुणसूत्र की इसमें भूमिका क्या है, तो भूमिका यही है भैया कि लिंग गुणसूत्र ही लिंग का निर्धारण करते हैं। और लिंग का निर्धारण प्रमुख रूप से भैया मेल अर्थात पुरुष के गुणसूत्र से या कह लें पिता के गुणसूत्र से ही होता है, ठीक है। बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब देखिए डीएनए अंगुली छाप क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है, ठीक, सारे क्वेश्चन कराया है ना, अब तो पता चल गया होगा ना कि हाँ कैसे पेपर आना है, जिसमें किसी भी हमने बताया ना कि जैसे वीर्य हो गया, ठीक, या फिर भैया योनि द्रव,
या फिर बच्चों बात कर लें लार के द्वारा या फिर रक्त आदि के द्वारा क्या करते हैं भैया, डीएनए खंड को अलग किया जाता है। तो इनसे डीएनए को क्या करते हैं, डीएनए खंड को अलग किया जाता है। जेल मतलब इसमें जेल विद्युत कण संचलन तकनीकी द्वारा इसको क्या करते हैं भैया, कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। मतलब साफ करने का काम, गर्म करना, फिर उसके बाद जेल पर सुखाना, रात भर के लिए छोड़ देना, बहुत सारी प्रोसेस होती है। वो हमने लॉन्ग वाले में पूरा डिटेल्स में समझाया है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है भैया, तो इसमें फिर करते क्या है, तो ये पूरा डीएनए का पूरा नमूना लेकर के जिससे संदिग्ध हो, जैसे किसी के ऊपर शक है कि भैया हाँ सस्पेंस है कि हाँ इनके ऊपर शक है, तो उस व्यक्ति के डीएनए को मैच कराते हैं। इस प्रकार डीएनए में विभिन्नताएं, भाई डीएनए में विभिन्नता से क्या होती है भैया, पता चल जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए अब उसके बाद आगे कह रहा है कि इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उपयोगिता क्या है, तो डीएनए अंगुली छाप या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक के द्वारा किसी भी खूनी, ठीक है, खूनी हो गया, बलात्कारी हो गया, फिर पैतृत्व हो गया, यानी किसी के माता पिता या फिर हम कह लें भैया किसी के संतान के बारे में पता करना है कि हाँ इनकी संतान है कि नहीं है, इनके माता पिता हैं कि नहीं है, तो ये सारे इन सब की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा ना भैया, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी सारे क्वेश्चन वही 3 नंबर वाले ही पूछे जाने हैं। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। देखिए भैया अब हम क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो इसमें हमने बताया ना, इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सारे क्वेश्चन 3 नंबर। पात्रे निषेचन या इसी को कहेगा स्वपात्रे निषेचन, जिसको IVF कहा जाता है, की प्रक्रिया को समझाना है। अब IVF टेक्नोलॉजी है क्या, अच्छे से आपको हम बताए हैं भैया आप कि IVF जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें भाई IVF जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फुल फॉर्म होता है। यह तकनीक उन दंपतियों द्वारा अर्थात ऐसे पति पत्नी द्वारा अपनाई जाती है जब क्या होता है भैया, मादा में या तो गर्भ नहीं ठहरता है, मादा में या तो गर्भ नहीं ठहरता है, या फिर बच्चों भाई जो नर होता है उनमें शुक्राणु की संख्या कम हो, शुक्राणु की संख्या कम हो, तब ये प्रोसेस अपनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं भैया, अंडाणु और शुक्राणु को भाई बॉडी जितने टेम्परेचर पर बॉडी के बाहर इनको क्या करते हैं भैया, एक परख नली के अंदर लैब में क्या है भैया निषेचित कराया जाता है। अब इसके बाद भाई जब मिलेगा, जो भ्रूण बनेगा, युग्मनज जाइगोट बनेगा, इससे भी एम्ब्रियो भ्रूण बनेगा, तो इसको फिर से महिला के यूट्रस में गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां पर इसका फिर विकास एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह हो जाएगा, यानी फिर वो 9 माह के बाद एक नॉर्मल शिशु की तरह उसका जन्म होगा। तो ये तकनीक होती है IVF तकनीक या पात्रे निषेचन या टेस्ट ट्यूब बेबी या इसी को परख नली शिशु कहा जाता है, ठीक है। हर साल पूछा जाता है, याद रखना। अगला है कि प्रतिरक्षा क्या है, तो प्रतिरक्षा क्या होता है भैया, शरीर द्वारा बाहर के रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करना ही क्या है, प्रतिरक्षा कहलाता है। अब प्रतिरक्षा में भैया पूछ लिया है सक्रिय और असक्रिय या जिसको निष्क्रिय कहते हैं, प्रतिरक्षा में अंतर समझाइए। देखिए भैया अगर हम बात करें तो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा ये क्या है, तो हमारे शरीर में खुद के शरीर द्वारा ही बाहर से क्या है पहुंचने वाले रोगाणुओं के प्रति ये सुरक्षा प्रदान करता है, वो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है। बट निष्क्रिय प्रतिरक्षा की बात कर ले भैया, तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो होता है किसी और व्यक्ति के शरीर में तैयार किए गए प्रतिरक्षा को जब हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उससे जो
एंटीबॉडी बनता है, उससे जो प्रतिरक्षा बनती है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। ठीक है, वो क्या होती है भैया? निष्क्रिय प्रतिरक्षा होती है। तो ध्यान देना, सक्रिय प्रतिरक्षा और असक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अगला है कि अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, अभी एक और वीडियो में हम इसको और अच्छे से समझा देंगे। अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है? जब दो विपरीत लक्षण वाले भाई पौधों में या दो विपरीत लक्षण के एलील में क्या है, संकरण कराया जाए। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, कोई भी लक्षण पूरी तरह प्रभावी या फिर मतलब आप जैसे कोई पूरी तरह प्रभावी ना हो, ठीक, बल्कि वो क्या हो, आंशिक रूप से प्रभावी हो, यानी उसके थोड़े ही लक्षण, ठीक, पूरी तरह प्रभावी ना होने पाए, उसके थोड़े ही लक्षण दिखाई पड़े, तो वो अपूर्ण प्रभाविता होता है। ठीक है, हमने बोल दिया है ना कि इसको एक अलग वीडियो में फिर से हम समझ लेंगे। ठीक, कुछ ऐसे टॉपिक और हैं जो आपको हर हाल में तैयार करने हैं। ठीक, एक बार में समझ में आ जाएगा। अगला है भैया जैव उर्वरक क्या है और कृषि में इसका क्या महत्व है। तो भैया जैव उर्वरक या जैविक खाद याद आया कुछ? 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया है। तो जैव उर्वरक या जैविक खाद क्या होता है भैया? तो ये एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक, जो मिट्टी में क्या करते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं या फिर यूं कह लें नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखते हैं। ठीक है, और जैसे में भैया जैव उर्वरक में हमने बताया ना, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइक्रो मतलब उसके मेथेनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब जैव उर्वरक के अंतर्गत आते हैं। कृषि में इनका क्या योगदान है? तो वही तो अभी हमने बताया भैया, कृषि में इनका योगदान ये होता है कि ये पौधों की मतलब अगर फसलों की उपज को बढ़ा देते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देते हैं, और उसके बाद जो जैव उर्वरक होते हैं ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन भैया, अगला क्वेश्चन है छठा, कुछ जो छठवां क्वेश्चन है, ये भी यहां से भी 4 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन यहां भी 3 नंबर का ही होगा। भाई 6 के काम में दिया है प्लाज्मिड क्या है। अब प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। याद करो भैया, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में बताया गया है बबुआ कि प्लाज्मिड क्या है, इसके लक्षण और गुण। तो प्लाज्मिड क्या होता है? तो ये एक प्रकार के भी डीएनए अणु होते हैं जो प्रमुख गुणसूत्रीय डीएनए से भिन्न होते हैं। कुछ याद आया कि ये वंशागत होते हैं, ये भाई पुनः ये अगर हम बात करें तो इनमें प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है, ठीक है, गुणन की क्षमता होती है, ये सब बताया गया है। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ना, जो 3 नंबर वाली क्वेश्चन है भाई, 3 नंबर वाले क्वेश्चन की वीडियो और 5 नंबर दोनों मिलाकर के भैया 6-7 घंटे की वीडियो होगी। हाँ, लगभग 2.5 घंटे की, यानी 5 घंटे, 6-7 नहीं, 5 घंटे की करे वीडियो है। तो उसमें से मान के चलना बच्चों, आपके भैया यूं समझना कि 70 में से 55 से 60 नंबर के क्वेश्चन वहीं से बनने वाले हैं। डेफिनेटली श्योर है, लिख के ले लो। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं भैया कि जो आपके और साथ में मतलब सब ये 2 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 मिला करके यहां से 60 नंबर का आएगा। और ये भैया बायोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 2025 करके डाला, उसी में सारी वीडियो है, इसीलिए बोल रहे हैं ना कि देख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की भैया बीटी फसलों पर टिप्पणी लिखिए। अब बीटी फसल क्या है तो हमने बता दिया है आपको अच्छे से, फिर से एक बार सुन लो क्योंकि सुनी हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं। बीटी जिसको बैसिलस थुरिंजिएंसिस कहते हैं भैया, तो ये बीटी जीवाणु जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कह लें, तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई फसल की एक नस्ल होती है जिसमें बीटी जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है फसलों को तैयार करने के लिए। ये फसलें क्या है भैया, बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस जीवाणु से द्वारा तैयार होती हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं भैया, कीट प्रतिरोधी पौधे होते हैं। और ये पौधे ऐसे भी होते हैं कि इनमें सूखा हो गया, बहुत ज्यादा बरसात हो गया, गर्मी हो गई, ठंडी हो गई, इनके प्रति भाई क्षमता होती है सहन करने की। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है बीटी फसल का कि जब कोई कीट इनको खाता है, अर्थात इसमें फसलों मतलब कोई फल को खाएगा, फूल को खाएगा, तना पत्ती को खाएगा, तो ये जो बीटी जीवाणु होता है उस कीड़े के शरीर में, ठीक, वो जो कीड़ा होता है उसके शरीर में भैया क्या कर देता है, ये बीटी विष उत्पन्न कर देता है। बीटी विष उत्पन्न कर देता है जिससे वो कीड़ा, जो कीड़ा होता है, कीट होते हैं, वो मर जाते हैं। ठीक है,
तो ये होता है बीटी फसल। अगला है एंटीबायोटिक पर टिप्पणी लिखिए। एंटीबायोटिक बोले तो प्रतिजैविक। तो भैया प्रतिजैविक क्या होता है? तो प्रतिजैविक क्या होते हैं? प्रतिजैविक ऐसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद या पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में हानिकारक सूक्ष्म जीवों के वृद्धि व विकास को रोकते हैं और उन्हें लड़कर उनसे लड़कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। भाई इसी को प्रतिजैविक करके पूछता है, लेकिन कभी कभार देखिए ये अंग्रेजी वर्ड है एंटीबायोटिक, इसीलिए बोलते हैं भैया बायो में कुछ क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा। जैसे भैया ये अभी देखो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये भैया अंग्रेजी वर्ड है लेकिन हिंदी में पूछता है। डीएनए दिखा आपने देखा ना, डीएनए अंगुली छाप करके पूछ लिया उसी को। फिर उसके बाद जैसे भी हमने बताया यहां पर एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक है, लेकिन यहां पर एंटीबायोटिक। अब जैसे प्रतिजैविक में बहुत बताया गया भैया, आपके जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, नाम पूछता है तो याद रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, पेनिसिलिन। और ये बताना आप लोग भैया कई बार इसको बता चुके हैं, इसकी खोज किसने किया, फिर से आपसे पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था सर्वप्रथम, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भैया टर्नर सिंड्रोम क्या है? देखिए एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी इसी से पूछा था। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है भैया? तो टर्नर सिंड्रोम ये एक एकल सूत्रता या है भैया, ये आनुवांशिक विकार होता है जिसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस एक्स और ओ कर देते हैं, इतना लिख सकते हैं, या 2n-1 हो जाती है, या फिर यूं कह सकते हैं 45 हो जाती है। तो चाहे जो लिखो कि गुणसूत्रों की संख्या अर्थात एक गुणसूत्र घट जाता है, कम हो जाता है। अब इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में, भाई 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कद छोटा हो जाना, ठीक है, और उसके बाद भैया क्या होता है, इसमें जो जननांग होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं। इस विकार से पीड़ित स्त्री या पुरुष क्या होते हैं भैया? नपुंसक होते हैं। तो ये कुछ लक्षण भी होते हैं इनमें क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल महिलाओं में प्रभावित हो जाता है, वो होता ही नहीं है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा बच्चों। दीर्घ उत्तरी प्रश्न की बात कर ले भैया, यहां पे 7, 8 और 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, 7, 8 और 9वां क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला होगा। तो भैया यहां से भाई 7, 8, 9 तो 5 तिहाई 15 नंबर के आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन रहेंगे। जैसे दिया है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए, शुक्राणु कहां तथा किन कोशिकाओं से बनते हैं। अभी नर जनन तंत्र तो और मादा जनन तंत्र हमने बोला, इनमें से एक तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुंडली मार के बैठेगा, पक्की बात है, ठीक है, इसलिए अपने दिमाग में रख लीजिए, अभी थोड़ा वक्त है, एक बार देख लेना। भाई कह रहा शुक्राणु कहां तथा किन कोशिकाओं में बनते हैं। शुक्राणु कहां बनते हैं भैया? तो ये वृषण की जो कोशिकाएं होती हैं वृषण की कोशिकाओं में बनता है, शुक्र जनन कोशिकाओं में, ठीक। किन कोशिकाओं में? शुक्र जनन कोशिकाओं में। कहां कहा था? तो वृषण में, ठीक। अथवा में दे दिया है भाई पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? नामांकित चित्र के सहायता से आवृत बीजी का जीवन चक्र आपको समझाना है, ठीक है। या फिर भैया अगला अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन में। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 8वें क्वेश्चन में है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की रासायनिक संरचना का वर्णन करना है, ठीक। तो अब भैया डीएनए की वाटसन तथा क्रिक संरचना समझाया है ना, डीएनए की द्विकुंडलित स्ट्रक्चर। अथवा में भैया प्रतिरोधक क्षमता से आप क्या समझते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया का वर्णन कर देना है, ठीक है। और अथवा में देख सकते हैं, मतलब अथवा कह रहे हैं, 9वां क्वेश्चन देख सकते हैं भैया प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कर देना है। और अथवा में क्वेश्चन दिया है कि आनुवांशिक विकार किसे कहते हैं, वर्णांधता का वर्णन करना है। अब आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? ऐसे विकार या ऐसे रोग भैया जिनका संबंध क्या है होता है कि हम बात कर लें गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र से होता है, उसे लिंग संलग्न लक्षण या लिंग संलग्न वंशागति भी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर यही जैसे में वर्णांधता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, तो इसको भी तो हमने लॉन्ग वाले क्वेश्चन में करवाया है, ठीक है, 5 नंबर वाले में। याद आया ना कुछ?
तो इस तरीके से भैया आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कैसे क्वेश्चन हमको करना है। अब आप लोग कमेंट करिएगा कि यहां से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन इनमें से आप कर सकते हो। अगर यहां पर अधिकांश क्वेश्चन बन रहे हैं तो यकीन मानिए आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है, और इसके लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि भैया इसके बाद तो आपके दमदार वाले पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको झंडा गाड़ना है।